24 के रण पर आज चर्चा करेंगे। कमलेश रमन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई हैं। गिरिराज किशोर कांग्रेस नेता हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए जुड़े हैं। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। और प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दीपक रावत जी, आज का जो मैंडेट आया उसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो भी निर्णय आज आया है, सर्वप्रथम तो ये कि क्योंकि ये जनता का जनादेश है और हम सभी को ये स्वीकारना पड़ेगा। और जो सत्ताधार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुमानों के विपरीत जो ये रिजल्ट आया है, जिस तरह के बयान इस इलेक्शन के शुरू होने से पहले उनके तमाम नेतागण, तमाम प्रवक्ता जिस तरीके से प्रखर होकर और बुलंद होकर अपनी आवाज़ को, अपने एक जो फिगर वो बताते थे 400 पार या आंधी है इस बार मोदी सरकार, जो भी वो कहते थे, उन तमाम मुद्दों में को देखते हुए अगर आज का ये निर्णय देखा जाए तो निश्चित रूप से जो जनता है, जनता ने बहुत सोच समझकर, बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हुए ये जो जनादेश दिया है, इस जनादेश का सम्मान हम सभी को करना है और हम सभी कर रहे हैं और करना चाहिए। और एक जगह एक और जो सीख इस परिणाम से मिलती है वो ये मिलती है कि व्यक्ति चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जनता की अदालत में जब वो खड़ा होता है तो ये जनता तय करती है कि उसका क्या होना है और क्या नहीं होना है। और आज जनता की अदालत ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो ये शासन कर रही थी और लगातार जिस महत्वाकांक्षी, जो उनकी अति महत्वाकांक्षा जो थी सत्ता प्राप्ति की, उसमें उन्होंने जो राजनीतिक रूप से जो निर्णय लिए, उन निर्णयों को जनता ने अस्वीकार किया। और ये अस्वीकारता इस लेवल पे आई है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत लेके आई थी, फिर 2019 में भी अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत लेके आई थी, आज 2024 में पूर्ण बहुमत से बहुत दूर है। और आज उन्हें अपने साथियों की जरूरत पड़ रही है। एक अपने जो साथी हैं जिनके साथ उन्होंने चुनाव लगाया, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर एक मिली जुली सरकार बनाने के ऊपर बाध्य होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी है उनके ऊपर है। और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को नकारा, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए जो साजिशें रची राजनीतिक रूप से, वो सारे के सारे जो परिणाम स्वरूप आज अगर जनता ने उनको उनके उन सारे राजनीतिक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया है, वो आज अगर दिखता है तो इन परिणामों से दिखता है। और ये सहज रूप से हम सभी राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। अच्छा गिरिराज किशोर जी, देखिए बहुत ही निर्णायक ये चुनाव रहा। किसानों को अगर हम कहें तो किसान भी नाराज़ रहे। अजय मिश्र टेनी को हरा दिया और इसके साथ ही फैजाबाद, देखिए फैजाबाद हार गए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जिन विषयों को लेकर जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित थी, क्या लगता है अजय मिश्र टेनी हारे और फैजाबाद सीट हार गए और लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि ये मोदी सरकार की नैतिक हार है, आप लोग किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए रोहित जी, 2024 का जो ये अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी संपन्न हुआ है, आज उसके परिणाम भी लगभग आ चुके हैं, आ रहे हैं, लगभग वो आखिरी स्टेज में है। तो निश्चित रूप से रोहित जी एक बात मैं रखना चाहूँगा कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में भाजपा का जो गुरूर और अहंकार निश्चित रूप से जो झलकता था, उनकी बातों में झलकता था, उनकी जितने भी कार्यकलाप, जो एक्टिविटीज़ इस चुनाव में रही, निश्चित रूप से इतना अहंकारी हो जाना। आज स्थितियां क्या हैं आप देखिए इस चुनाव में, जितने भी अभी जो ट्रेंड जो देख रहा हूं मैं स्क्रीन पे रोहित जी, वो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से जो अहंकार होता है, जो गुरूर होता है, वो कहीं भी सही नहीं है। अब प्रजातांत्रिक हमारे तो लोकतंत्र में निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र की खुशबू है, आप देखिए निश्चित रूप से 5 साल में चुनाव आते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो एक निचोड़ जो होता है, निश्चित रूप से जो वोटर होता है। आप रोहित जी, आप एक चीज़ देखिएगा इस चुनाव में, एक विशेष बात यह है जो निश्चित रूप से आज ट्रेंड बता रहे हैं
कि आज जो वोटर है हिंदुस्तान का, वो निश्चित रूप से उसने जो वोट किया है, उसने ये देखते हुए वोट किया है कि ये 10 सालों का जो टेन्योर इनका था, 10 साल जो इन्होंने राज किया है, 10 साल से इनकी सरकार रही है भाजपा की, इन्होंने रूल किया हिंदुस्तान में, बेरोजगारी चरम पे रही, महंगाई चरम पे रही। निश्चित रूप से अगर बातें बार बार इनके द्वारा बोली जाती हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने साहब राशन दे दिया मुफ्त, आप सोचिए कहाँ लेके गए हैं हिंदुस्तान को। आप 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की बात करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं आप सोचिए। आप ये सोचिए कि उन लोगों को आपने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर रखा है कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि 5 किलो राशन जो उनको हम लोग दे रहे हैं उससे इनका भरण पोषण होगा। उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी जो चरम पे है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से जो महंगाई चरम पे है, जो हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है मूल में, जो एजुकेशन उनका जो है वो सुदृढ़ नहीं हो रहा है उनके बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से आज जो परिणाम है इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज अलर्ट मोड में, निश्चित रूप से अलर्ट हो गए जो वोटर था इस समय 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उसने बहुत सोच समझ के वोट किया, वोट के रूप में अपनी परिणति दी निश्चित रूप से। और वोट एक ऐसी चीज है रोहित जी, जो वाकई हिंदुस्तान में एक एक नागरिक जो वास कर रहा है उसकी एक बहुत बड़ा एक मतदान जो होता है अपने आप में, और वोट के रूप में प्रतिशोध देता है निश्चित रूप से। वो कहीं भी अगर प्रतिशोध जताने की कोशिश करता है तो वोट के रूप में उसकी परिणति होती है। वो जो पार्टी छलावा करेगी, जो पार्टी छल और छद्म का काम करेगी, निश्चित रूप से उसको उन्होंने परिणाम स्वरूप जो है, और आज मैं देख रहा हूं अभी कि मेजोरिटी इनकी नहीं है भाजपा की। आप देखिएगा अभी ठीक है गठबंधन है, आप कोलिशन में है, और निश्चित रूप से आज जो ट्रेंड बता रहे हैं वो इनका जो अहंकार है जो बताया मैंने आपको, और इनका जो घमंड है वो चूर चूर हो चुका है। निश्चित रूप से डाउनफॉल जो है भाजपा का स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। और ये डाउनफॉल के पीछे जो रीजन्स है रोहित जी, निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता ये मान चुकी है, समझ चुकी है। जो बार बार डिबेट में बात रखी जाती है कांग्रेस के द्वारा कि आप 22 और 25 जो इंडस्ट्रीज हैं बड़े बड़े, अडानी और अंबानी जो है जिसमें है, उनकी आप सरकार है। निश्चित रूप से आम आदमी की आपके यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, आम आदमी के लिए आपकी सरकार है ही नहीं। तो इस तरह की बातें जब लोगों को, निश्चित रूप से लोगों ने जब बेरोजगारी देखी है और सारी चीजें जो जनता से जो जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, अगर उनका निदान करने में अगर सरकार फेल होती है निश्चित रूप से, तो परिणाम स्वरूप उसको ये सब कुछ मिलता है। आज ये जो देख रहे हैं, जो परिणाम हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट्स देख रहे हैं, जबकि तंत्र इनके हाथ में है, सारी चीजें इनके हाथ में। लेकिन रोहित जी, ये निश्चित रूप से जनता ने आज दिखा दिया है कि हम लोग जो है, आप अगर गलत करते हैं, आप अगर वाकई जनता के वोट का अगर सम्मान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी परिणति जो होगी वो आज दिख रही है। ठीक है, कमलेश रमन जी, क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि इंडिया अलायंस का ये कहना है, और अभी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई। चलिए, ये ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं। दिल्ली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा मुख्यालय, भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां पहुंचे हुए सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और अब प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस संबोधन में प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि एक तरफ जो है विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है और अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संयुक्त प्रेस वार्ता रही, जिसमें बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए कि ये जो लड़ाई थी वो इंडिया अलायंस बनाम भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें जनता ने इंडिया अलायंस को आशीर्वाद दिया है और ये मोदी जी की नैतिक हार है। यानी इंडिया अलायंस बनाम बीजेपी की बात वो कर रहे थे, बनाम मोदी की बात कर रहे थे और अहंकार की वजह से बीजेपी की हार हुई है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है। हालांकि एनडीए जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है और निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, जिसके बाद राहुल गांधी की छवि काफ़ी हद तक बदली है। लोगों ने उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। डिबेट में हम वापस आते हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। कमलेश रमन जी, क्या कुछ कहना है? अभी थोड़ी देर पहले इंडिया अलायंस की के जो नेता थे, या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस की एक प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी की नैतिक हार है और हमारी लड़ाई पीएम मोदी से थी इंडिया अलायंस की, जिसमें वो हार गए हैं और अहंकार ने बीजेपी को हराया है। और जिस तरह से बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, उसके विरुद्ध ये लड़ाई रही, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और ये भी कह दिया है उन्होंने कि हम अपने तमाम वायदे पूरे करेंगे, चाहे महालक्ष्मी योजना की बात हो, अन्य जो वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा है। कैसे पूरा करेंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कल टीडीपी और जेडीयू दिल्ली पहुंच रहे हैं इनके बड़े नेता। तो कल इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक भी है कि क्या इन तमाम दलों को मिलाया जाए और सरकार बनाने का प्रयास किया जाए। क्या कहेंगी कमलेश जी? चाहूंगी कि देश की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद, आभार, जिसने स्पष्ट बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार फिर सरकार में लाने का काम किया और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हमने अपना आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी की हार। देखिए, सब लोग मिलकर के एक अकेले व्यक्ति के ऊपर पीछे पड़े हुए थे और वो अपनी जीत समझ रहे हैं इस चीज को। अभी इन्होंने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 248 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में 248 पे कर चुकी है और शपथ लेने के लिए 272, सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, जो उनके साथ उनके पास एनडीए में है। तो ये किस बात की इतनी खुशियां मना रहे हैं, समझ में नहीं आता। पर एक बात की खुशी मुझे इस बार बहुत हुई कि इन्होंने कम से कम इस बार ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा, वरना अगर कहीं जो है हमारे कहने के अनुसार अगर चांद तो पार हो गया होता तो ये बिल्कुल सर के जितने बाल हैं सबको पकड़ के नोचते और ये कहते हैं कि ईवीएम ने जो है ईवीएम के अंदर घोटाला था। तो ये उस घोटाले से कम इस बार अब नहीं कहे कि कांग्रेस की ईवीएम में घोटाला था, क्योंकि उनकी सीटें आई है इंडिया के नाम पर। कहीं ना कहीं उनको अपनी सीटें बढ़ती हुई दिखाई थी 44-48 से जो है। अभी भी कांग्रेस, एक बात बताइए मुझे कि कांग्रेस कहती है कि हम लोग जो है बहुत अच्छे बहुमत पर आए हैं। आप 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए अकेले में। हाँ, इंडिया की बात हम करें तो इंडिया कितना आंकड़ा पार कर रही है, ये आप कल तक अब तक देख लेंगे, पूरी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मोमेंटम देने का काम किया। उत्तराखंड से पांचों की पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को पुष्कर सिंह धामी जी की झोली में डालने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम किया। हमारा कुशल प्रबंधन, हमारा कार्यकर्ता, हमारे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लिए गए जो निर्णय थे, जो जनहित में निर्णय लिए गए थे, चाहे हमारी उसमें महिलाओं के लिए 30% नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, वो हमारी नागरिक जो हमारी यूसीसी जो लागू करने की बात हो, यहाँ पर विकास के जो चौमुखी आयाम
प्रभावित करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, उस पर मोहर लगाने का काम इस उत्तराखंड की जनता ने किया, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। यहाँ से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ये अपनी हार पर दुखी और मंथन नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, उस पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे हम एक बार फिर तोड़ फोड़ की राजनीति करके और अच्छा, मोदी जी के किए गए कार्यों को पीछे करके कमलेश जी, उनको मेरा एक हटाने सवाल की था। कोशिश में लगे। कमलेश जी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होगा। मेरा एक सवाल था, शायद आपको लगेगा कि मैं वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि सभी लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति के पीछे पड़ गए, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। इस चुनाव में तो प्रधानमंत्री बनाम विपक्ष था ही। हर प्रत्याशी कह रहा था, हर प्रचार करने वाला कह रहा था कि आप बटन दबाएंगे सीधे मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। तो जब मोदी जी के नाम पे ही जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर आप ऐसा एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं कि सब लोग एक आदमी के पीछे पड़ गए? ये भी चुनाव बना देखिए, आपका जो सवाल था उसी में जवाब था। जो आपने सवाल किया उसी में जवाब था कि सबने कहा कि जो है बटन दबाएंगे और किसी और का जाएगा मोदी जी को। आपके ही सवाल में जवाब है कि ये आरोप इस तरीके का लगाते थे, लेकिन जनता पारदर्शिता से चुनाव हुआ है, बकायदा नहीं, दिखाई दिया है। अब ये तो बीजेपी कहती थी ना, लेकिन ये तो बीजेपी खुद कहती थी। पार्टी को ये तो नहीं, बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट पारदर्शिता से चुनाव कराने का पहले से ही एजेंडा था उनका कि स्पष्ट चुनाव होगा। देखिए, जनता जो जनादेश देती है, मुझे लगता है उसको सबको सिरोधाई करना चाहिए और हम भी सिरोधाई करते हैं और जनता का धन्यवाद भी करते हैं कि कम से कम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को पहले प्रधानमंत्री है, जिनको तीसरी बार फिर देश की जनता ने और हमारे उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया और तीसरी बार शपथ लेंगे दिल्ली में। यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया पूरे देश के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि जहां पर हमें नुकसान हुआ वहां पर हम मंथन भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी कमियां कहां पर रही और क्या हमारे प्रचार प्रसार में कमियां रही, उसके ऊपर मंथन जरूर किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम क्यों पिछड़ गए वहां पर और क्यों पीछे रह गए। लेकिन ठीक है, विपक्ष मजबूत होना भी बहुत जरूरी है और विपक्ष अच्छी बात है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ उभर के सामने आया है तो मुझे लगता है कि देश के हित में काम करेगा विपक्ष, देश की बात उठाने का काम करेगा विपक्ष। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के ऊपर एक अनगढ़ बयानबाजी करके और उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना और जब वो सत्ता में तीसरी बार यहाँ आ रहा है तो वो दूसरी बातों को ले रहे हैं, वो दूसरे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो स्पष्ट और पारदर्शिता से चुनाव हुआ, अब तो कम से कम जनादेश का आदर और सम्मान करना चाहिए विपक्ष को। अब तो इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। आज उत्तराखंड की जनता ने दिखा दिया कि यहाँ पर जो विकास करेगा वही यहाँ रहेगा। हमारे तमाम पांचों के पांचों बिल्कुल बम्पर वोटों से जीत हासिल करके दिल्ली में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस जीत के लिए और आपको दिखाई भी देगा कि आने वाले तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं जो देश हित में होंगे, जो प्रदेश हित में होंगे, जो जनहित में होंगे, जो युवाओं के हित में होंगे, जो महिलाओं के हित में होंगे, जो किसानों के हित में होंगे, जो SC ST SC के हित में होंगे, जो आदिवासियों के हित में होंगे। तमाम उन सभी वर्गों को छूने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप लगाना मुझे लगता है कि अब रोक देना चाहिए। अब सकारात्मकता के साथ में सरकार के साथ मिलकर के इस देश को आगामी बहुमुखी और चौमुखी विकास की ओर ले जाने का काम विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि अच्छा अब देश की जनता ने उनको जो है विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अभी हमारे शायद UKD के भाई जो दीपक जी कह रहे थे, वो कह रहे देखिए वो तो कहीं से चुनाव भी नहीं लड़े, वो तो किसी गिनती में भी नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आरोपों का पिटारा इतना बड़ा है, समझ में नहीं आता कि वो इतने बड़े आरोपों का पिटारा लेकर जाएंगे कहाँ, वो किसके सामने इन आरोप की बात कर रहे हैं। आप सड़क ठीक है कमलेश रमन जी, आप जनता के बीच में नहीं आते, आप चुनाव ठीक से नहीं, ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, प्रधानमंत्री जी आज मुझे बड़े असहाय और मजबूर नजर आ रहे हैं। कमलेश दीदी, दीपक राव जी, दीपक राव जी, आपकी बातों को सुन के लग रहा है कि बड़े कमजोर, असहाय और मजबूर प्रधानमंत्री आज नजर आ रहे हैं। दीपक जी रुकिए, दीपक जी, अरे वो 56 इंच की बात। ठीक है दीपक राव जी, कमलेश रमन जी रोकूंगा आपको। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका जी। डॉक्टर साहब, आज का जो मैंडेट आया है, जो जनता ने जनादेश दिया है, इसे आप किस राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं? क्या आपका आकलन कहता है अब आगे आने वाले समय में क्या होगा?
मेरा कोई चश्मा राजनीतिक है नहीं, मेरा पत्रकार का चश्मा है और मैं पत्रकारिता के हिसाब से और उसी विश्लेषण के हिसाब से चीजों को देखता हूं। वो खबरों को हम खबर समझते हैं, सूचना को सूचना समझते हैं, राजनीति को राजनीति के तौर पर देखते हैं, राजनीतिक चश्मे के तौर पर नहीं देखते। कोई भी पत्रकार राजनीतिक चश्मे के तौर पर उसको नहीं देखता है, ये कहा भी नहीं जाना चाहिए रोहित जी। मैं एक चीज कहूंगा, पहली बात मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को मिल चुकी हैं। इसमें मैं सबसे बड़ा हाथ मानूंगा, सबसे बड़ा संघर्ष या सबसे बड़ी मेहनत मानता हूं मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, कि जिस सीएम ने पूरा जी जान लगा करके प्रचार किया 5 लोकसभा सीट पर, और आप खुद देखिए कि अल्मोड़ा सीट पर कम से कम 5 से 6 सभाएं की, हरिद्वार में 5 से 6 सभाएं की, पौड़ी में 3 से 4 सभाएं की, 3 नहीं 4 से 5 सभाएं पौड़ी में भी हुई हैं, पौड़ी लोकसभा सीट पे। टिहरी में 6 से 7 लोक जनसभाएं हुई। इसी तरह नैनीताल में भी सीएम धामी ने 5 से 6 जनसभाएं की हैं, हल्द्वानी से लेकर और ऊपर पहाड़ तक उस लोकसभा सीट में ये नतीजा मिला और 5 सीटें जीते। एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा, आपके अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं अजय टमटा, वो 2 लाख से ऊपर वोट से जीते। नैनीताल में 3 लाख से ऊपर वोट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट जीते जी। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी वाराणसी से 1.5 लाख वोट से जीते, उनसे ज्यादा मैंडेट आपको उत्तराखंड में मिला, उनसे ज्यादा वोटों से उत्तराखंड के प्रत्याशी जीत गए। किसकी मेहनत है? बहुत अच्छा है, दोनों की मेहनत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री ऐसी रही है उत्तराखंड में कि उसको पार पाने में, कामयाब करने में, अपनी राजनीतिक चीजों को आगे ले जाने में दोनों लोग कामयाब रहे हैं। और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ज्यादा कामयाबी मुझे सामने दिखाई देती है। देश की बात करें तो देश का मैंडेट सामने दिख रहा है, 291 सीटों पर लगभग इस समय एनडीए है और 234 सीटों पर आपको इंडिया गठबंधन दिख रहा है। इंडिया, उसको इंडिया गठबंधन नहीं कह सकते, इंडिया नाम ही है, गठबंधन कहना बेकार है, लोग तो इंडी गठबंधन भी कह रहे हैं। और बीजेपी 240 सीट से नीचे है। वो नारा चला गया जो 370 था, जो 400 पार था। खैर, ये जनता का, और विपक्ष ने कहीं चुनाव नहीं लड़ा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, विपक्ष चुनाव में कहीं नहीं दिखता, जनता और मोदी जी चुनाव में दिखते हैं। जनता ने मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मोदी जी ने जनता के लिए चुनाव लड़ा था, और इसीलिए ये चीजें सामने आती है। ये लोकतंत्र है, और इसीलिए मैं अभी तक सभी लोग नारे लगाते रहे हैं, राजनीतिक लोग नारे लगाते रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार आज नारा लगा रहा है, भारत माता की जय, लोकतंत्र की जय। जी, बहुत सही कहा अभी आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत सामने आने वाले हैं। मैं भी चाहूंगा कि सभी लोगों को, जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, कुछ देर में बोलने वाले हैं या बोलने वाले या बोल रहे होंगे इस समय। जो ये वक्त हो चुका है, जेपी नड्डा जी के बाद उन्हीं को बोलना था, तो जैसे ही वो आते हैं तो सब लोगों को ये भी सुनाया जाए, जनता को भी सुनाया जाए, और HNN के माध्यम से भी ये सुनाया जाए। मैं बहुत ज्यादा इस व्याख्या में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जयसवाल अपनी बात रखते हुए, और हम अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहेंगे कि अगर देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन अगर शुरू हो गया हो तो हम चाहेंगे कि आज सभी लोग बेसब्री से, देशवासी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी अपने मन की बात करेंगे, ये चुनाव कैसा रहा, आने वाला उनका विज़न कैसा है, इन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री जनता के सामने रखे हैं। और अभी प्रधानमंत्री का संबोधन स्टार्ट
नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। तो दीपक रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने अपनी बात रखी है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि प्रधानमंत्री जनता के लिए इस चुनाव में लड़ रहे थे और बतौर स्टार प्रचारक वही थे, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी के स्लोगन के तहत, और विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा था, जनता जो है चुनाव लड़ रही थी सत्ता पक्ष से। रोहित जी, अगर मैं अजय ढोंडियाल जी को थोड़ा उनकी बातों को थोड़ा और विस्तार से समझूं, तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे जीती है, तो 543 सीटों में से खाली भारतीय जनता जो मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 240 सीटों को कर रहे हैं, तो जो जनता बाकी जो विपक्ष में हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो उनकी नीतियां हैं, अगर मैं ये समझूं कि मोदी जी की बातों को, अगर मोदी जी लड़ रहे थे और एक तरफ विपक्ष जनता लड़ रही थी, तो मोदी जी जो लड़ रहे थे वो तो 240 सीटों पे आके अटक गए और उनके विपक्ष में 300-350 सीटें बैठी हुई हैं। तो अगर ये पैमाना माना जाए तो इस पैमाने में तो लगता है कि मोदी जी की बात से ज़्यादा जो जनता ने उनके विरोध में बात करी है, अगर इसको इस बात से और समझा जाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीति का जो ढांचा है वो इस तरीके से है कि आप ग्रुप में बात कर सकते हैं, आप संगठन बना के लड़ सकते हैं। अब देखिए ना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहिए कि ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है या मोदी जी ने लड़ा है, जो अजय ढोंडियाल जी भी बोल रहे हैं, और ये इलेक्शन मोदी जी ने लड़ा है और परफॉर्मेंस की लड़ाई है ये। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को परफॉर्मेंस करने के लिए बोलती है और आज विपक्ष ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब सवाल ये है कि जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस था, आज अगर 2024 में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, तो ये इसका जो ठीकरा है या इसकी जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? मोदी जी स्वयं लेंगे या संगठन लेगा? क्योंकि स्थिति तो बदली है। आप सत्ता में आए जरूर हैं, या सत्ता में आप बने रहे, आ भी सकते हैं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन जो जुमले, जो विपक्ष का जो जुमले आपने इस पूरे चुनाव में दिए, उन जुमलों को तो जनता ने हवाबाई कर दिया। आप जो सबसे बड़ी दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं लगातार बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी कंफ्यूजन पार्टी ये रही कि वो 2024 के इलेक्शन में जनता के बीच जाने के लिए एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। और वो नैरेटिव सेट न कर पाए, क्या कारण है कि आप अयोध्या की सीट भी हार गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर स्थितियां बदली हैं। जो अहंकार है वो अहंकार मोदी जी के चेहरों पे और मोदी जी की बातों में तो नहीं झलका, लेकिन वो अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिरे से आपके आरोपों को जनता ने नकार दिया। अरे उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दीपक कमलेश जी, बात भी ना करें, कम से कम अब तो आप कमलेश जी बात भी ना करें। आप 400 पार का जुमला लगाएं, आप 400 पार का जुमला लगाएं और हम बात भी ना करें, विपक्ष बात भी ना करे। कहाँ है 5 लाख के वोट का अंतर से? हो चुका देश में। अरे कमलेश जी, आपके प्रधानमंत्री 5 लाख वोटों से नहीं जीत पाए अंतर से, और आप स्टूडियो में आकर ढींगे मारते थे कि हम पूरी सीटें 5 लाख वोटों से जीतेंगे। कहाँ है 5 लाख वोट? आपके प्रधानमंत्री 5 लाख वोट से नहीं जीत पा रहे हैं। आपके नेता यहाँ पर आके बोलते थे कि 5 लाख वोटों के अंतर से हम सीट जीतेंगे। आप कहते थे कि नहीं कहते थे? कमलेश जी, आप कहते थे, कमलेश जी आपके सारे नेता कहते थे ना कि हम 5 लाख के वोट से जीतेंगे। आपके स्वयं के प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने उत्कृष्ट काम किए हैं, वो स्वयं 5 लाख वोटों से नहीं जीत पाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कमलेश जी, आपके पन्ना प्रमुख कहाँ गए? इलेक्शन शुरू होने से पहले आपने कहा था हमारे पास पन्ना प्रमुखों की टीम है, वो टीम पूरा काम करती है, आगे जिम्मेदारी कौन लेगा? वो पन्ना प्रमुख अगर विफल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कमलेश जी, विपक्ष को आप नकारते थे, आप कहते थे हमारे पास पन्ना प्रमुख का संगठन है, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। आज वो सारे पन्ना प्रमुख कहाँ हैं? क्यों नहीं जिता पाए वो प्रधानमंत्री को अयोध्या में 5 लाख वोटों से? क्यों नहीं जिता पाए? वो 400 का आंकड़ा पार क्यों नहीं करा पाए? आपने पहले चरण के चुनाव में, जब चुनाव हुआ कमलेश जी, अगर वोटिंग कम हुई, आपने उसका ठीकरा विपक्ष में फोड़ा।
आपने कहा कि विपक्ष अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं ला पाया, इसीलिए मतदान जो है कम हुआ। कुछ नहीं होने अब आपके सात चरण हो गए। ठीक है, प्रेम पंचोली जी के पास जाऊंगा। मतदान कम हुआ। ठीक है इसकी दीपक जिम्मेदारी जी, कौन लेगा? ठीक है प्रेम पंचोली जी, अगर कुछ गलत होता है तो विपक्ष करता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना है। मतलब नहीं, हम आपने ठीक है, क्यों पड़ा विपक्ष के ऊपर? खुद आपके नेताओं ने ऐसा क्यों कहा हमने कि तो अगर बात पहले की चरण में है, मतदान पर कम हुआ है आप खुद तो कह रहे हैं। विपक्ष अपने अगर अपने आपके अपने बातों वोटरों को को लेकर नहीं आया? ठीक ये है। बात आपके नेताओं ने ठीक है बोली, दीपक, मुझसे बोली है। दीपक जी, दीपक जी, आज आप बोलिए, प्रेम पंचोली जी, प्रधानमंत्री जी के लिए 5 लाख इस वोट बार- उतार के क्यों नहीं ला पाए? दीपक जी आवाज़ डाउन कर दी उन्होंने। प्रेम पंचोली जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक छवि है वो इस लोकसभा चुनाव के बाद और बेहतर हुई है। उनकी लगातार बड़े प्रचारक के रूप में बीजेपी के वो सामने आए हैं, 5वें सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में जीत का अगर सेहरा उनके सर पे जा रहा है कि उनके नेतृत्व में 5 सीटें जीत कर आए। 2022 का जो चुनाव रहा उस पर भी उनको जीत का सेहरा मिला, और उनकी जिस तरह से जनसभाएं पूरे देश में रहीं, अधिकांश जगहों पे प्रत्याशी जो है जीत कर आए। ये तो प्रदेश की बात है। लेकिन अगर हम देश के स्तर पर बात करते हैं तो जो बहुमत का आंकड़ा है एनडीए का और बीजेपी की अगर हम बात करें तो अभी भी आ रहे हैं रुझान हर जगह से 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास